एपिसोड 21। आलोक शर्मा की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। बच्चा जानता है। यहां विहान का डीन को आश्वस्त करने वाला रवैया देखकर झिफेंग हैरान था कि विहान ने कहा कि चिंता न करें। कम से कम विहान के शब्दों से यह स्पष्ट हो गया था कि वह आलोक शर्मा के मामलों में दखलंदाजी करने में रुचि नहीं रखता। यह सोचते ही उसका मन शांत हो गया, वरना प्रिंसिपल और बोर्ड तक यह बात पहुंच गई तो उसका अंत हो जाता। आलोक शर्मा ने हल्की हंसी उड़ाई और विहान की ओर देखते हुए कहा, विहान, जब भी तुम्हें परेशानी हो मेरे पास आना याद रखना। बाद में मेरा फोन नंबर लिख लेना। तो फिर मैं आपकी देखभाल में रहूंगा मिस्टर शर्मा। विहान ने अपनी कृतज्ञता जाहिर की, यह समझते हुए कि उसकी स्थिति कितनी अजीब है। वह मुख्य रूप से चंद्रिका की वजह से स्कूल में आया था और यह तय था कि यहां उसे कभी कभार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वह हमेशा बलराज या चेयरमैन से मदद के लिए नहीं जा सकता था, तो क्यों ना एक प्रभावशाली डीन का साथ भी हो। इस छोटी घटना की बदौलत अब डीन उसकी देखभाल कर रहे थे, जब तक कि वह सीमा पार नहीं कर जाता। वह डीन का अनुसरण करते हुए कक्षा 12 सेक्शन 5 में पहुंचा। आलोक शर्मा ने दरवाजे को धक्का मारते हुए खोल दिया और अंदर प्रवेश करते हुए होमरूम टीचर मिस सोनिया को हाथ हिलाया। यह विहान है, एक ट्रांसफर छात्र। क्या आप उसके लिए कोई सीट सुनिश्चित कर सकती हैं? अरुण ने विहान को चौड़ी आंखों से घूरा। वह वही बच्चा था जिसने कल उसकी पीठ पर लात मारी थी। नीतीश ने भी उस नजर को पकड़ते हुए ठीक है का इशारा किया। विहान ने पूरा संवाद ध्यान से देखा, क्योंकि उसने कक्षा में प्रवेश करते ही अरुण को पहचान लिया था। नीतीश ने अचानक अपना दाहिना पैर बाहर निकाला, यह सोचकर कि विहान पास आते ही उसे गिरा देगा। विहान ने मुस्कुराते हुए जवाब में एक किक मारने की तैयारी की और अपना पैर उठाया, लेकिन वह किक नीतीश की हड्डियां तोड़ सकती थी और विहान अपने पहले दिन ऐसी परेशानी नहीं चाह रहा था। उसने तय किया कि वह बस नीतीश के पैर के पिछले हिस्से पर पैर रख देगा। क्या ये क्या है? विहान ने नीतीश की ओर मुड़ते हुए कहा। ओह, माफ करना, मेरा तुम्हारे ऊपर पैर रखने का इरादा नहीं था। नीतीश गर्ग, क्या कोई समस्या है? होमरूम टीचर मिस सोनिया ने नीतीश के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं कहा। वह जानती थीं कि वह अच्छा छात्र नहीं है, पर वह अरुण जैसे बड़े लोगों के साथ घूमता रहता है। नहीं। नीतीश ने अपने पैर के पिछले हिस्से में झंझनाहट भरे दर्द को सहते हुए सिर हिलाया। स्पष्ट था कि वह टीचर को यह बताने वाला नहीं था कि विहान ने ऐसा किया। इससे उसे बहुत शर्म आएगी। अरुण कुछ दूरी पर खड़ा था और उसने देखा कि विहान बिना किसी चोट के अपनी सीट की ओर चला गया है। नीतीश, जिसे विहान पर हमला करना था, अब गड़बड़ मचा रहा था। उसने अपने चापलूस को डांटते हुए गुस्से में देखा। नीतीश केवल विहान को घूरता रहा, अपनी स्थिति बयान करने में असमर्थ, और ठान लिया कि बाद में विहान से बदला लिया जाएगा। उसे यह भी स्पष्ट नहीं था कि विहान वास्तव में जानबूझकर ऐसा कर रहा था या नहीं। आखिरकार उसने चलते समय कभी नीचे नहीं देखा। अगर विहान का पहले वाला माफी भरा रवैया सच्चा होता तो यह एक दुर्घटना मानी जा सकती थी, पर नीतीश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। विहान की सीट चंद्रिका और जानवी की सीटों से ज्यादा दूर नहीं थी। चंद्रिका की सुरक्षा का काम सौंपे जाने को देखते हुए विहान को अपनी सीट उपयुक्त लगी, क्योंकि इससे वह दोनों लड़कियों की हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। आखिरकार इसके लिए ही उसे भुगतान किया जा रहा था। विहान पहले कभी कक्षा में नहीं गया था और केवल इंटरनेट से मिले सामान्य चित्रों पर ही यह अनुमान लगा रहा था कि कक्षा कैसी होती है। अब तक सब कुछ ताजा लग रहा था। विहान ने अपना बैग खोलकर केमिस्ट्री की किताब निकाली। उसने पहले ही अपनी अनुसूची देख ली थी। यह केमिस्ट्री की पहली कक्षा है। यह विहान का पहला दिन है और मुझे उम्मीद है कि सभी उसकी मदद करेंगे। मैं नहीं चाहती कि नए छात्र के साथ कोई बदसलूकी हो। तुम सब कक्षा 12 के छात्र हो और डिप्लोमा मिलने से पहले निष्कासित होना किसी में से भी नहीं चाहिए। मिस सोनिया ने अरुण के समूह, विशेषकर अरुण को चेतावनी दी। अरुण तो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता। बदसलूकी उसके लिए केवल मनोरंजन थी और उसकी हिम्मत ने उसे स्कूल के बिग 4 में शामिल किया था। अरुण ने स्वाभाविक रूप से टीचर की बातों की परवाह नहीं की।
विहान पन्नों में झांकता हुआ जा रहा था कि अचानक उसकी मेज पर एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा गिर गया। विहान को विश्वास नहीं हुआ। क्या नीतीश इतना बचकाना हो गया कि उसने बदले के लिए कागज के गोले फेंकना शुरू कर दिए? उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि जानवी मुस्कुरा रही है और विहान का दिल तुरंत ठंडा हो गया। क्या यह मिसेस जानवी हो सकती है? जानवी ने विहान के डेस्क पर पड़े कागज के गोले की ओर इशारा किया और फिर मुड़ गई। विहान ने जानवी की पीठ को निहारते हुए उस कागज के गोले को खोला तो ये वही प्रसिद्ध नोट पासिंग थी। उसने आह भरी। काश यह कोई दयालु सुंदर लड़की होती जो उसे नोट पास करती। जानवी में तो एक बात जरूर थी, पर दयालुता की बात कुछ और थी। नोट स्पष्ट रूप से किसी कबूलनामे वाला पत्र नहीं था, पर विहान ये जानने से खुद को रोक नहीं सका कि जानवी उसमें क्या कहना चाहती है। उस नोट की लिखावट बहुत नाजुक और छोटी थी। अगर वह उसे नहीं जानता तो विहान सोचता कि यह एक सभ्य महिला द्वारा लिखा गया है। एपिसोड 22। जिस आदमी को तुमने लात मारी वह भी हमारी कक्षा में है। वे तुम्हारे पीछे हैं, इसीलिए सावधान रहो। विहान ने उस नोट पर केवल मुस्कुरा दिया। वह यह नहीं सोचता था कि जाह्नवी ने उसे दया से चेतावनी दी थी। वह तो सिर्फ मुसीबत पैदा करने वाली निकली। शायद लड़की चाहती थी कि वह अरुण के समूह से लड़ाई जारी रखे। शायद अरुण ने जाह्नवी को भी परेशान किया था। रसायन विज्ञान के शिक्षक की उम्र लगभग 50 के आसपास थी। उसके पास गहरा ज्ञान था और उसका व्याख्यान, भले ही विहान ने पहले ही सारी बातें सीख ली थीं, फिर भी उसे रोचक लग रहा था। पहला पाठ समाप्त हुआ और अरुण ने नीतीश को बाहर बुलाया। आश्चर्य की बात थी कि वे अभी तक मुसीबत के लिए नहीं आए थे, परंतु विहान को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। नीतीश, तुम्हारे साथ क्या हो गया? अरुण गुस्से में कहा। क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि उसे उसकी जगह पर याद दिलाओ? तुम वहां पीछे क्या कर रहे थे? मास्टर अरुण, बात यह है कि मैंने उसके ठोकर खाने के लिए अपनी टांग बाहर निकाली, पर उस आदमी ने अपना पैर मेरे ऊपर रख दिया। अरे, बहुत दर्द हो रहा है। नीतीश ने अपने चेहरे पर दर्द झलकते हुए कराहते हुए कहा। अभी भी दर्द कर रहा है। क्या उसे पता चल गया? अरुण जानता था कि विहान की लात कितनी जोरदार थी और उसे यह भी समझ में आ रहा था कि नीतीश के लिए यह निश्चित ही बहुत दर्दनाक होगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो नीचे भी नहीं देखा। नीतीश अभी भी पूरी घटना को लेकर अनिश्चित था। हे भगवान, किसान ने फिर हमें फंसाया है। बाद में वॉशरूम में उसे ले चलेंगे। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि पेशाब का स्वाद कैसा होता है। अरुण के शब्द गुस्से से फूट रहे थे। उसे स्कूल में दाखिला लेते ही बिग फोर में से एक के रूप में नामित कर दिया गया था और इस तरह अपमानित होना उसके लिए पहली बार था। हाँ, और बकवास भी, रितेश ने जोड़ दिया। तभी काले वस्त्र में सजे एक व्यक्ति की उपस्थिति से चर्चा में गर्माहट और बढ़ गई। उसने कहा, अरुण, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? क्या कोई बैठक चल रही है? अरे भाई चेतन! अरुण ने अपना सिर उठाया और बिग फोर के एक सदस्य जयंत लोहिया को देखा। इस आदमी द्वारा किए गए गलत कर्म अरुण के कामों से कहीं अधिक थे। उसने सुना था कि चेतन ने 9वीं कक्षा में रहते हुए एक महिला सहपाठी को जंगल में घसीटकर उस पर जबरदस्ती की थी। चेतन ने एक सिर हिलाने के साथ उसका स्वागत किया, संतुष्ट कि अरुण ने उसे उस सम्मान के साथ संबोधित किया था। आखिरकार उसका परिवार अरुण के परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था। उसकी बेरहम स्वभाव ने ही उसे इस स्कूल में अच्छा जीवन दिलाया था। साथ ही यह तथ्य भी कि उसका एक बड़ा भाई था जो बाहरी गैंग से जुड़ा हुआ था। क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? चेनत ने प्रस्तावित दिया। नहीं, ये तो एक नया किसान है जो अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। मैं उसे यहां दिखा दूंगा कि असली मालिक कौन है। स्वाभाविक रूप से अरुण चेतन के सामने अपना मान खोना नहीं चाहता था। क्या बकवास है? क्या तुम लोग सच में एक किसान के लिए यहां इकट्ठे हुए हो? चेतन ने तुरंत रुचि खो दी, क्योंकि उसे लगा था कि कुछ मजेदार होने वाला था। इन दिनों उसकी नजर 9वीं कक्षा की एक युवा लड़की पर पड़ी थी, उन प्रतिष्ठित प्रकार की लड़कियों में से जो उसे ठंडी निगाहों से देखती थीं। शायद उसे उस पर जबरदस्ती कर लेना चाहिए। वह लड़की चेतन के लिए छोटी थी, क्योंकि वह वर्तमान में
13वीं कक्षा में था। वही कक्षा जिसमें उन्हीं छात्रों को रखा जाता है जिन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता था। बेशक चेतन अपने माता पिता के पैसों से कभी भी कॉलेज में दाखिला ले सकता था। उसने अपनी मर्जी से ही हाई स्कूल में रहना चुना था। वह यहां प्रसिद्ध था। लोग उससे डर के मारे उसका सम्मान करते थे और वह निश्चिंत व खुशहाल जीवन जीता था। उसके परिवार का प्रभाव अनंत नहीं था और विदेश में यह उसकी मदद नहीं कर पाता था। उसका वर्तमान रवैया वहां उसे तुरंत मार सकता था। कॉलेज और हाई स्कूल दो अलग अलग दुनिया थीं। इसी क्रम में चेतन ने अपने पिता मिस्टर विनोद लोहिया से कहा कि वह अंतिम परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक और वर्ष पढ़ाई जारी रखना चाहता है। स्वाभाविक रूप से मिस्टर विनोद को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि चेतन पढ़ाई जारी रखना चाहता है, जबकि वह इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उसका बेटा स्कूल में वास्तव में क्या कर रहा था। विहान ने अगले 2 पाठ शांति से बिताए। चंद्रिका ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वह उसे बिल्कुल न जानती हो। एक बार भी उसकी ओर नहीं देखती थी, जबकि जानवी लगातार उसे चंचल निगाहों से देखती रहती थी। ये कोई प्यारी शर्मीली चंचलता नहीं थी। विहान ये मानने वाला नहीं था कि लड़की को उस पर क्रश है। शायद वह बस इंतजार कर रही थी कि वह फिर से अरुण से भिड़ जाए। तीसरे पाठ के बाद जब छात्र मैदान में कसरत कर रहे थे, विहान अपनी सहपाठियों के साथ बाहर जाने ही वाला था कि 3 लोग उसकी ओर आ रहे थे। वे थे अरुण, नीतीश और रितेश, और चूंकि वह कक्षा के सबसे पीछे बैठा था, निस्संदेह तीनों उसकी ओर बढ़े। विहान को पहले से ही उम्मीद थी कि वे जल्दी या देर से आएंगे। हाँ, चंद्रिका, देखो, अरुण शील्ड भाई पर हमला कर रहा है। पूरे समय जानवी दोनों पक्षों पर नजर बनाए हुए थी और उसके धैर्य का अंततः फल मिला। वह बेहद उत्साहित हो उठी। वह पहले से ही अरुण को सबक सिखाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी, परंतु उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भयावह थी। अब जबकि विहान यहां था, ओह, ये अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि अरुण उसे सबक सिखाए। चंद्रिका स्पष्ट रूप से अभी भी विहान से नाराज थी। सच में, बहन चंद्रिका, तुम अब अरुण के पक्ष में हो? जानवी ने अपनी मित्र पर घूरते हुए कहा। मत बताओ कि तुम हमेशा से उससे प्यार करती आई हो। उससे प्यार? मुझे तो विहान से नफरत है। उनकी किसे परवाह है? चलो चलें। चंद्रिका ने हम्फ करते हुए जवाब दिया। रुको, अरे, मैं तो देखना चाहती थी कि आखिर कौन जीतेगा। जानवी ने अपनी मेज को कसकर पकड़ लिया, जबकि चंद्रिका उसे खींच रही थी। ठीक है, मैं उस बेवकूफ को पिटता हुए देखकर अपना बदला ले लूंगी। हालांकि चंद्रिका ने ऐसा कहा था, लेकिन अंदर से वह नहीं चाहती थी कि विहान हारे। गहन तुलना में उसने निष्कर्ष निकाला कि अरुण कहीं अधिक चिढ़ाने वाला है। विहान तो एक कष्टप्रद व्यक्ति था, पर वह अभी तक अरुण के स्तर पर नहीं उतरा था। इसी बीच दोनों कक्षा के दरवाजों के सामने छिप गए, हाथ में हाथ डाले और मुकाबले का निरीक्षण करते रहे। तुम्हें पता है हम यहां क्यों हैं? अरुण ने विहान के सामने खड़े होकर विहान को डराने की कोशिश करते हुए पूछा। विहान ने उसकी ओर देखा और एक ठंडी आवाज में जवाब दिया, मानो ये कोई बड़ी बात ना हो। हाँ, क्योंकि मैंने कल तुम्हें इतनी जोर से लात मारी कि तुम सीधे जमीन पर गिर पड़े। क्या बकवास है? तुम इतने घमंडी कैसे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शानदार हो, है ना? तभी नीतीश ने विहान का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, पर विहान ने तुरंत उसका हाथ फेंक दिया और नीतीश का मजाक उड़ाया। तुम्हारा पैर ठीक है? नीतीश का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह अभी हुए अपमान की याद में डूबा हुआ था। तो विहान ने जानबूझकर ऐसा किया था। तुम छोटे कमीने, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो हमारे साथ आओ। हम इसे वॉशरूम में निपटा देंगे। यहां छात्र और शिक्षक हैं। शायद तुम नहीं चाहते कि वे हमें देखें, है ना? अरुण हर पल और अधिक गुस्से में आ रहा था। क्या उसे समझ में नहीं आता था कि वह किस स्थिति में है? एपिसोड 23। हाँ, वैसे मुझे पेशाब करनी थी। अरुण के शब्द वही थे जो विहान सुनना चाहता था। उसने आलोक शर्मा को मदद के लिए शामिल करने पर भी विचार किया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यहां तक कि डीन भी उस आदमी को संभाल पाएंगे। उसे केवल तब राहत मिली जब उसे किसी एकांत जगह पर उनके साथ चलने के लिए कहा गया। तीनों एक दूसरे को घूरते रहे, यह सोचते हुए कि क्या कहें।
आमतौर पर जब भी लोगों को बाथरूम के लिए बुलाया जाता था, वे दया की भीख मांगते थे। फिर यह लड़का कैसे कह सकता है कि मुझे वैसे भी पेशाब करनी थी? तो चलो। अरुण गुस्से में था कि विहान ने पूरे मामले को जिस तरह से संभाला, उसकी बेपरवाही ने बदमाशी का मजा उड़ा दिया। जानवी ने उत्साहित होकर अपनी छोटी मुट्ठी घुमाते हुए चिल्लाया, बहन चंद्रिका, देखो, विहान कितना ढांसू है ना? मुकाबला मजेदार हो रहा है। चंद्रिका बस नाराज होकर मुंह बना रही थी और बोली, शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है। 3 लोगों के घेरे में होने के बावजूद वह इतना शांत कैसे है? विहान अरुण के समूह के साथ कक्षा से बाहर चला गया। रुक गया जब उसने लड़कियों को देखा। जानवी का भी शामिल होना विहान को हैरान नहीं करता था। वह ऐसी घटना से वंचित रहना पसंद नहीं करती थी। अरुण ने दूसरी ओर अपनी सबसे अच्छी मुस्कान के साथ पूछा, चंद्रिका, तुम यहां क्या कर रही हो? चंद्रिका ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं यहां क्यों हूं? मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूं, बहुत धन्यवाद। तुम क्या कर रहे हो? अरुण ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे, मैं? ये किसान लड़का यहां के नियमों से अनजान है। मैं उसे सबक सिखाने वाला हूं। अरुण को विहान और चंद्रिका के बीच के रिश्ते का कोई अंदाजा नहीं था। वह मानता था कि वे एक दूसरे से पूरी तरह अजनबी हैं। उसका विश्वास था कि महिलाएं ताकत के प्रदर्शन को पसंद करती हैं। ताकत उन्हें सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराती है। कभी अरुण ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके कार्यों का उल्टा असर होगा। चंद्रिका तो बस उसकी व्यक्तिगतता से घृणा करती थी। ओह, आशा है कि तुम उसे अच्छी तरह से सबक सिखाओगे। चंद्रिका ने विहान की ओर गुस्से भरी नजर डालते हुए बोला, मेरी पहली किस चोरी करोगे? यही तुम्हें मिलेगा। बिल्कुल। अरुण मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि चंद्रिका उसकी प्रशंसा कर रही है। क्या लड़की को उसे दूसरों पर ताने मारते देखना पसंद है? अगर उसे पता चलता कि चंद्रिका को विद्रोही लड़के पसंद हैं, तो वह तो उसे पहले ही जीत लेता। जानवी चीयर्स करती हुई बोली, चलो विहान, दिखा दो उन्हें अपनी ताकत। इसमें अरुण या उसके समूह की कोई परवाह नहीं थी। अरुण की आंखें सिकुड़ गईं। ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त कैसे अलग-अलग पक्षों में हो सकते हैं? क्या जानवी को वास्तव में किसान लड़के जैसा टाइप पसंद है? वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। पर अरुण आगे बढ़ गया। यह लड़की ऐसी कोई नहीं थी जिससे वह निपट सके। अगर उसने जानवी के साथ कुछ किया तो उसका भाई उसे नष्ट कर देगा। चंद्रिका ने माथा पीटते हुए पूछा, जानवी, तुम उसके लिए क्यों चीयर्स कर रही हो? जानवी ने अपने हाथ कूल्हों पर रखकर जवाब दिया, खैर, तुम अरुण के लिए चीयर्स कर रही हो, तो स्वाभाविक है कि मुझे विहान के लिए चीयर्स करनी पड़ेगी। इससे संतुलन बन जाता है। विहान ने लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाथरूम की ओर बढ़ता रहा। अरे, क्या तुम लोग यहां अपना खेल बिना बाथरूम में गए कर सकते हो? जानवी ने कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि शो कहीं छिपा हो जहां से वह देख न सके। अरुण ने बाथरूम की ओर इशारा किया। विहान पहले ही अंदर जा चुका था। उसकी योजना थी कि वह हॉलवे में विहान से निपटेगा, भले ही इसमें एक शिक्षक के प्रकट होने का खतरा हो, जब तक कि वह चंद्रिका का दिल जीत ले। हालांकि वास्तव में अरुण शिक्षकों से पूरी तरह निडर नहीं था। वह एक छात्र था, न कि कोई गली का गैंगस्टर। अगर शिक्षकों ने उसके बारे में उसके पिता को बताया, तो उसे काफी मुसीबत झेलनी पड़ती। अधिकांश शिक्षकों ने अमीर बच्चों को तब तक ऐसे ही रहने दिया जब तक वे सीमा पार न कर दें। ऐसे बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते थे। इतने अमीर परिवारों के साथ परेशान करने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अरुण ने सुझाव दिया, तुम दोनों हमारे साथ अंदर क्यों नहीं आती? अरे, यह लड़कों का बाथरूम है। जानवी ने दीवार पर लगे पुरुष के संकेत की ओर इशारा करते हुए कहा, हम स्कूल के नियमों का उल्लंघन करेंगे। अरुण। अरुण को यह सुनकर खुशी नहीं हुई कि जानवी ने उसे ऐसा कहा, पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, है ना? सभी व्यायाम अवकाश के लिए मैदान में जा चुके हैं। कोई तुम्हें नहीं देखेगा। हम जा रहे हैं। फिर मिलते हैं। अरुण चिंतित था कि विहान शायद एक स्टॉल में खुद को बंद कर लेगा। लड़कियों के साथ और समय न गंवाते हुए वह नीतीश और रितेश के साथ आगे बढ़ गया। चंद्रिका,
क्या हमें भी अंदर चलना चाहिए? विहान द्वारा अरुण को पीटे जाने का मौका जाह्नवी बिल्कुल नहीं चूकना चाहती थी। क्या यह वाकई ठीक है? चंद्रिका खड़ी हिचकिचाहट कर रही थी। उसने पहले कभी पुरुषों के बाथरूम में प्रवेश नहीं किया था। चलो, ये ठीक है, अरुण ने कहा कि यहां कोई नहीं आएगा। कुछ और कहे बिना जाह्नवी ने चंद्रिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। आ चंद्रिका ने आह भरी जब जाह्नवी ने उसे अंदर खींच लिया। उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। इस बीच विहान पेशाब कर रहा था। विहान ने नाश्ते में बड़ा नूडल्स का कटोरा खाया था और सूप गाढ़ा था। वह कक्षा का माहौल देखने में इतना व्यस्त था कि बाथरूम जाने का विचार भी नहीं आया। यह बाथरूम काफी शानदार था, व्यक्तिगत यूरिनलों से सुसज्जित। बिल्कुल उस गंदे बाथरूम जैसा नहीं जैसा विहान के गांव में था, जहां तो बाथरूम ही नहीं थे। विहान अपनी पेशाब का आनंद ले रहा था, तभी उसके पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। चमकीले फर्श की टाइलों पर अरुण, नीतीश और रितेश की परछाइयां स्पष्ट हो रही थीं। क्या बकवास है! ये लड़का सच में पेशाब कर रहा है। रितेश की आंखें अचंभे से बड़ी हो गईं। यह किसान लड़का तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं इसे सुलझा लूंगा, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा और विहान की ओर दौड़ पड़ा। उसका मन कल उसकी लात का बदला लेने में लगा हुआ था। पेशाब करते हुए इंसान कमजोर होता है और बाहरी हलचल के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। बीच में गाल पर लगाई गई लात से केवल पीठ दर्द नहीं होगा, विहान का स्वास्थ्य और भलाई दांव पर लग जाएगी। अरुण बेरहम था, बहुत बेरहम। यह लात विहान को यूरिनल में गिरा भी सकती थी। उस झटके के साथ यह बदला वाकई में जबरदस्त हो सकता था। अरुण की मुस्कान और चौड़ी नहीं हो सकी जब उसका पैर हवा में झूमता हुआ गुजरा। विहान बस फर्श की टाइलों में अरुण की परछाई को देखता रहा, हंसते हुए। अचानक एक मोड़ लेते हुए विहान ने अरुण पर पेशाब की धार उड़ा दी। आ अरुण की योजनाएं एक पल में विहान द्वारा चकनाचूर कर दी गईं। उसने आखिरी पल में पीछे हटने की कोशिश की, पर वह कुछ ऐसा था जिसे अरुण टाल नहीं सकता था, क्योंकि विहान ने पानी के बंदूक की रफ्तार से उस पर वार करना सुनिश्चित कर दिया। अरुण बस आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठा जब विहान ने उसका चेहरा गीला कर दिया। बिना कहे यह तो तय था कि आश्चर्यचकित होकर चिल्लाने के लिए मुंह खुला होना ही चाहिए। अरुण के चिल्लाने पर दो और चीखें सुनाई दीं। वे चीखें चंद्रिका और जाह्नवी की थीं। विहान के पेशाब के गड्ढे पर एक कदम रखने से अरुण फिसल गया और गीले फर्श पर जोरदार गिर पड़ा। एपिसोड 24। चंद्रिका और जाह्नवी बाथरूम के दरवाजे से चल रही घटना पर नजर रखने की योजना बना रही थीं। जब उन्होंने धीरे से अपने सिर से अंदर झांका, तो उनकी दहशत में पहली चीज जो दिखाई वह थी विहान की वाटर गन, जो बेरहमी से अरुण पर पानी छिड़क रही थी। चंद्रिका की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि वह इस दृश्य को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या अरुण ने यह नहीं कहा था कि इस समय कोई भी टॉयलेट का उपयोग नहीं करेगा? तो विहान क्या कर रहा था? चंद्रिका ने तुरंत अपने हाथ आंखों पर रख लिए और झट से वह दृश्य छोड़ दिया। विकृत! यह सुनकर जाह्नवी भी दहशत में चिल्ला उठी जब उसे वाटर गन दिखाई दी। पर उसकी जिज्ञासा ने उसे कुछ देर और देखने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने बिना आंखें ढके चंद्रिका के पीछे दौड़ लगाई। तो सच में किताबों में जैसा लिखा है, बड़ा और छोटा बदल जाता है। जाह्नवी मुरझुराई। क्या कहा जाह्नवी? चंद्रिका ने पूछा, क्योंकि उसे जाह्नवी की बड़बड़ाहट का सही मतलब समझ नहीं आया। कुछ नहीं। जाह्नवी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि चंद्रिका उसे सुन ले। आह, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, सच में नहीं। चंद्रिका बिना रुके कक्षा तक पहुंचते पहुंचते हांफती रही। वह कैसे? वह मूर्ख मुझे ऐसा घिनौना, ऐसा कुरूप कुछ कैसे दिखा सकता है? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब मैं पवित्र नहीं रह पाऊंगी। जाह्नवी ने जवाब में मुंह बनाते हुए सोचा, क्या सिर्फ इसे देखने से भी तुम अपवित्र हो जाती हो? मैं तो तेरे जाने के बाद भी इसे देख रही थी। क्या इसका मतलब है कि मैं भी बदनाम हो जाऊं? सिर्फ ये देखने से किसी की जान नहीं जाती। अगर किसी को शिकायत करनी है तो वह विहान हो, क्योंकि अब उसकी निजता बिल्कुल भी निजी नहीं रही। बहन चंद्रिका, ये तो लड़कों का बाथरूम है। हम ही थे जो वहां झांकने गए थे। अरे!
ये विचार सुनकर चंद्रिका के होश उड़ गए। ये बिल्कुल तार्किक लग रहा था। लड़के का बाथरूम में पेशाब करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? लेकिन उस लड़के पर झांकना एक अलग बात थी। क्या इससे चंद्रिका ही अपराधी नहीं बन जाएगी? एकाएक उसके मन में यह विचार आया, अरे, सही कह रही हो, तुमने मुझे जबरदस्ती वहां घसीटा, तुम मुझे खींच रही थी। क्या? हमें तो अरुण ने बताया था कि इस समय बाथरूम में कोई नहीं जाता, याद है? चंद्रिका नाराज थी। जानवी हमेशा की तरह खुद को निर्दोष मानती थी। उसने तो सारा दोष अरुण पर ही डाल दिया था। अब आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो देखा गया था उसे मिटाया नहीं जा सकता। चंद्रिका ने आह भरते हुए कहा, यह मेरे नसीब की सबसे बदकिस्मती भरी घड़ी है। मेरे नाजुक दिल ने अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव किया है। विहान का कल का जूस भी उसकी ही भयानक किस्मत का परिणाम था, और इसके लिए किसी पर भी इल्जाम नहीं दिया जा सकता। चंद्रिका सिर्फ एक ही इच्छा रखती थी विहान को लेकर, और वह थी उसे अपने घर से, अपने जीवन से बाहर निकाल देना। उसकी शांत जीवन शैली तब तक थी जब तक अचानक उस बदमाश ने उसमें दखल नहीं दी थी। 2 दिनों से भी कम समय में उसने अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता खो दी थी। उसने अपना पहला किस खो दिया था, और उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे किसी छोटी लड़की को कभी नहीं देखना चाहिए था। अगर विहान ऐसे ही रहता रहा तो उसकी मासूमियत कब तक खोती जाएगी? फैसला हो चुका था। चंद्रिका ने ठान लिया था कि जैसे ही उसके पिता वापस आते हैं, वह उनसे आमने सामने बात करेगी। वह चाहती थी कि उसके पिता विहान के साथ हुए अनुबंध के लिए मुआवजा दें, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। अब विहान को अपने आसपास रखने का जोखिम उठाना अस्वीकार्य था। खतरा बहुत अधिक था। अरुण की चीख ने विहान पर बिल्कुल भी असर नहीं किया, बल्कि विहान को इससे और तरोताजा महसूस हो रहा था। लेकिन चंद्रिका और जानवी की 2 अन्य चीखें विहान को गहराई तक हिला गईं। क्या सच में ये लड़कियां और लड़कों के बाथरूम में क्या कर रही थीं? विहान ने अपना माथा मलते हुए सोचा, झांकने के बाद चीखना, पहले तो झांका ही क्यों? लड़कों के बाथरूम में तुम क्या उम्मीद कर सकती हो कि कोई लड़का क्या करेगा? आज यहां दिखाया गया, ये बहुत ही गैर पेशेवर झांकना था। झांकना तो झांकना, और तो और, आप चिल्लाकर पीड़ित को अपनी मौजूदगी का पता लगाने देते हैं। ये कौन सा न्याय है? विहान ने अपने पैंट ऊपर खींची और दरवाजे से बाहर निकल पड़ा। रुको, तुम कहां जा रहे हो? नीतीश और रितेश विहान के रास्ते में खड़े हो गए और बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। विहान ने गुस्से में कहा, क्या तुम वाकई अपने बॉस को इस हालत में जमीन पर पड़ा छोड़ना चाहते हो? बाकी सब लोग जल्दी ही व्यायाम अवकाश से लौटने वाले हैं। आखिरी बात जो मुझे लगता है वह ये होगी कि उसे लोग ऐसी हालत में देखेंगे तो वह शर्मिंदगी और प्रतिष्ठा के नुकसान से कभी उबर नहीं पाएगा। वह उस आदमी को ध्यान से देख रहा था जो पेशाब के गड्ढे में कराह रहा था। अरुण की पीठ पहले से ही काफी घायल थी। फिर से उसके पिछवाड़े पर गिरने से उसकी पीठ और घायल हो गई थी। दर्द ने उसे खुद उठने से रोक दिया था, और वह केवल गड्ढे में बेचैनी से लड़खड़ा रहा था। ओ, रितेश ने सुनिश्चित नहीं था कि क्या करे। विहान की बात में पूरी समझ थी। बिना संदेह इस स्कूल में प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी। अगर किसी ने अरुण को पेशाब में भीगते हुए देखा तो वह कभी अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाएगा। हमने अब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं किया है, देख लेना। नीतीश ने समझ लिया कि अब विहान से निपटना अभी का समय नहीं है। फिर भी एक और मौका जरूर आएगा। जैसा चाहो। विहान बिना किसी परवाह के बाथरूम से बाहर निकल पड़ा। तुम दोनों यहां अभी भी खड़े क्यों हो? उठाओ मुझे, अरुण ने नाराजगी से कहा। अरुण को शुरू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर विहान के शब्दों ने उसकी चिंता बढ़ा दी। वह इस हालत में खुद को किसी के सामने नहीं देखना चाहता था। पर अरुण भाई, आपके कपड़े। नीतीश अरुण के काफी पास भी नहीं जाना चाहता था। वह एक ऐसा आदमी था जिस पर पेशाब चिपका हुआ था। अगर वह अभी अरुण की मदद करता तो उसके हाथ भी गंदे हो जाते। रितेश भी यही सोच रहा था। उसका हाथ हवा में झूमता रहा। वह हिचकिचा रहा था। ओह, लगता है तुम मुझे बहुत गंदा समझते हो, है ना? गुस्से में आकर अरुण ने दोनों के कपड़ों को पकड़ लिया। चूंकि दोनों ही पहले से ही पेशाब से दूषित थे,
उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ अरुण को उठाने में मदद की। इस हालत में कक्षा में वापस जाना तो संभव ही नहीं था। उन्हें जल्दी से कहीं जाकर नहाना और अपने कपड़े बदल लेना होगा, तभी वापस क्लास में जा पाएंगे। बिना किसी देरी के तीनों पीछे के दरवाजे से स्कूल से बाहर निकल गए। इस तरह से तालमेल उलट जाने पर अरुण बहुत गुस्से में आ गया। उसने कसम खा ली कि विहान को ऐसा आघात देगा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। न केवल अपनी खातिर, बल्कि चंद्रिका के लिए भी, जिसे विहान ने अपनी वाटर गन दिखाई थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकेगा, जैसे अपनी लड़की को किसी और ने छेड़ा हो। चंद्रिका तकनीकी रूप से अब तक उसकी नहीं थी, पर अरुण को कोई शक नहीं था कि वह दिन दूर नहीं था। अपनी बेरहम ताकत और पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ चंद्रिका उसके लिए लगभग निश्चित थी। यह विचार अरुण के दिल को कुछ राहत देता था, जबकि उसके अनुयायी उसे स्कूल से बाहर निकालने में लगे थे। वहीं विहान व्यायाम अवकाश शब्द के बारे में सोच रहा था। पहली बार जब उसने पहाड़ पर इसे सुना था, तो वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया था। सच में, कक्षाओं के बीच में छात्र ऐसा करते हैं। बड़े शहर वाकई में बहुत अलग हैं। मूल चीनी शब्द के दो अर्थ थे, व्यायाम और सेक्स। बाद में उसे पता चला कि यह एक गलत फहमी थी। व्यायाम अवकाश का मतलब केवल व्यायाम अवकाश ही था। यह स्पष्ट हो गया कि विहान में वह मासूमियत नहीं थी जिसकी अपेक्षा किसी गांव के युवक से की जाती है, बल्कि वह सामान्य किशोरों से कहीं अधिक विकृत था। जब विहान कक्षा में वापस आया, तो चंद्रिका ने केवल एक "हम्फ" की आवाज निकाली। वह अपना सिर झुकाए बैठ गई, असंतुष्ट कि विहान बिना किसी नुकसान के वापस आ गया था। वह चाहती थी कि अरुण और बाकी सब उसे सबक सिखाए, क्योंकि विहान का बिना नुकसान वापस आना एक ही बात साबित करता था कि यह अरुण की हार थी। एपिसोड 25। देखा चंद्रिका बहन, मैं जीत गई। जैसे ही विहान दिखाई दिया, जानवी ने चिल्लाकर कहा, क्या? चंद्रिका ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, पलकों को झपकाते हुए। मैंने विहान पर दांव लगाया था, याद है? जानवी के चेहरे पर हल्की सी शर्मदिली झलक उठी, क्योंकि उसे बाथरूम में हुए दृश्य की याद आ गई थी। वह चंद्रिका जैसी शर्मीली नहीं हो सकती थी, पर कुछ ऐसी बातें थीं जिन पर उसे भी शर्म आ जाती थी। दूसरी ओर चंद्रिका की मौनता स्पष्ट कर रही थी कि वह अभी तक उस अनुभव से उभर नहीं पाई है। विहान ने अपनी सीट पर वापस जाते हुए लड़कियों की बातचीत में दखल देते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं जीता, वे बस अपने कपड़े बदलने चले गए हैं। चंद्रिका अकेली उदास नहीं थी, विहान भी काफी शर्मिंदा था। यह केवल किसी अंग की बात नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक अनमोल चीज थी जिसे वह अपनी पत्नी को दिखाने वाला था। शानदार। अब कुछ अजनबी लड़कियों ने सब कुछ देख लिया था। पूरी सुबह अरुण कभी प्रकट नहीं हुआ और उसके गुंडे भी गायब थे। आखिरकार उन्हें नहाना और अपने कपड़े बदलने थे, जिसके लिए समय लगना ही था। दोपहर में लंच की घंटी बजी और विहान के सामने बैठे चश्मे वाले एक व्यक्ति ने मुड़कर कहा, अरे, तुम कहाँ खाना खा रहे हो? मुझे नहीं पता। क्या इस स्कूल में कैफेटेरिया है? विहान ने तुरंत एक सवाल के साथ जवाब दिया, यह सोचकर प्रसन्न कि वह लड़का उसके साथ खाने का प्रस्ताव दे रहा है। कुछ ही पल पहले वह यह सोच रहा था कि लंच के लिए कहां जाऊं। हाँ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं नाम लोकेश भट्ट है। मेरा विहान, आपसे मिलकर खुशी हुई, विहान ने लोकेश से हाथ मिलाते हुए कहा। जैसे ही घंटी बजी, चंद्रिका और जानवी गायब हो गईं, पर विहान को उनकी कोई चिंता नहीं थी। वे स्कूल में सुरक्षित थीं। लोकेश विहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कक्षा से बाहर निकला। वह काफी मिलनसार था। अरे दोस्त, तुम किस स्कूल से आए हो? मैं वास्तव में एक पहाड़ी गांव से आया हूं, विहान ने जवाब दिया, बिना अपनी पृष्ठभूमि छुपाने की कोशिश किए। पहली बात तो वह कोई स्कूल नहीं गया। खैर, वहां कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है, वह एक गरीब जगह है। अरे, मेरा मानना है कि तुम्हारे अंक बहुत अच्छे होंगे। लोकेश ने ध्यान से विहान की ओर देखा, यह जानते हुए कि हमारे स्कूल में दो प्रकार के छात्र होते हैं, जो पैसे से आते हैं और जो अच्छे अंकों से आते हैं। बिल्कुल, जब तक पर्याप्त पैसे हों, सोंगशान्स फर्स्ट स्कूल में प्रवेश कोई समस्या नहीं होती।
अच्छे अंकों वाले छात्रों को और भी समूहों में बांटा जाता था। कुछ छात्रवृत्ति कार्यक्रम से प्रति माह 11,500 रुपये प्राप्त करते थे और उन्हें कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विहान ने कहा कि गांव में एक उचित स्कूल भी नहीं था और लोकेश विहान के कपड़ों से भी समझ गया था कि विहान की पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है। स्पष्ट था कि उसे स्कूल में प्रवेश पाने में पैसे का योगदान नहीं था। अब उसके पास सिर्फ अच्छे अंक ही थे। यह ठीक है, विहान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसकी स्थिति काफी जटिल थी और समझाने में मुश्किल थी। उसने तय किया कि वह लोकेश को अपनी धारणा बनाने देगा। तुम कितने विनम्र हो दोस्त। लोकेश भी अच्छे अंकों के साथ स्कूल में आया था और हमेशा अरुण जैसे लोगों को नीची नजरों से देखता था, जो केवल अपने माता पिता की वजह से यहां आते थे। दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती थी। इसीलिए स्वाभाविक ही था कि लोकेश को विहान पसंद आया। वह उसी प्रकार का था। युवा स्कूल की लड़कियां हर जगह थीं और विहान उन्हें कैफेटेरिया की ओर जाते हुए देखते रहा। हाँ, लगता है तुम उस पर काफी ध्यान दे रहे हो। लोकेश ने विहान के इधर उधर देखने को देखकर चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहा। वह करीब झुका और फुसफुसाया, पर तुम जानते हो, हमारे स्कूल में वास्तव में कुछ ही रत्न हैं। कौन से रत्न? विहान ने रास्ते में कुछ लड़कियों को देखा, पर वास्तव में वह केवल स्कूल के माहौल और सुविधाओं का आनंद ले रहा था। हाँ हाँ, हम कितने मासूम दिख रहे हैं क्या? लोकेश ने विहान के कंधे पर थपकी देते हुए चिढ़ाते हुए कहा। हम उसी उम्र में हैं, समझते हो? यहां सुंदर लड़कियों पर थोड़ा आकर्षित होना असामान्य नहीं है, परंतु वास्तव में किसी के पीछे जाना, तुम्हें केवल निराशा ही मिलेगी। विहान केवल कड़वी मुस्कान के साथ लोकेश की बातें सुनता रहा। वह लड़का तो एकदम जंगली था, सज्जन दिखने वाला, चश्मा और सब कुछ, पर वह बस एक विकृत किशोर था। विहान की मौनता ने लोकेश को और भी ऐसे अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया जिनसे विहान सहमत नहीं था। अरे, नाराज मत हो, पर यह सच है, आजकल के अंकों का इस मामले में ज्यादा महत्व नहीं है। लड़क यहां केवल उन लोगों को चाहती हैं जो सेक्सी, अच्छे दिखने वाले और सबसे महत्वपूर्ण, जिनकी जेबें भरी हों। तुम और मेरे जैसे लड़कों के लिए भूल जाओ। ह तुम्हारी यह तर्क शक्ति काफी दिलचस्प है। विहान मुस्कुराया, लोकेश के दृष्टिकोण से असहमत होते हुए। चंद्रिका या जानवी जैसी लड़कियां? उस स्तर के अमीरों के लिए पैसा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। वरना ऐसा क्यों होता कि अरुण जैसे व्यक्ति को हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ता, अगर लड़कियां वास्तव में केवल पैसे की चाह रखती हों? बिल्कुल, पर तर्क हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमारे स्कूल में जो दुर्लभ हैं, उनका नजरिया बहुत ऊंचा है, मैं तुम्हें बता दूं। लोकेश ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वे दुर्लभ कौन हैं? विहान ने अपने नए दोस्त के साथ थोड़ा गपशप करने का फैसला किया, क्योंकि वैसे भी ज्यादा कुछ करने को नहीं था। स्कूल में किसी से बात करने के लिए पास होना बिल्कुल बुरा नहीं था। दोस्त, तुम गंभीर हो? क्या तुमने हमारी कक्षा की लड़कियों को नहीं देखा? हमारे पास इनमें से दो ही रत्न हैं। लोकेश ने उत्साहित होते हुए कहा। किसी भी स्कूल में ऐसा ही होता है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़कियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं या नहीं। सिर्फ तुम्हारी कक्षा में उनका होना ही बाकी लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाता है। क्या तुम चंद्रिका और जानवी की बात कर रहे हो? विहान को अपनी कक्षा से केवल दो नाम ही याद थे और उसने चंद्रिका की बातें सुनी थीं कि वह स्कूल की सुंदरता है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। वहीं जानवी है। यह अनुमान लगाने के लिए कोई भी अच्छा विकल्प था। हे भगवान, एक सुबह में ही तुम्हें उनके नाम मिल गए? लोकेश की जबड़े आश्चर्य से खुल गए जब उसने विहान को देखा। लोकेश का यह आश्चर्य केवल एक बात का संकेत था, और विहान अपने और चंद्रिका के बीच के उस अजीब रिश्ते को समझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह खुद को एक विकृत के रूप में लेबल होने से बचाना चाहता था, जिसने इतनी जल्दी स्कूल की सुंदरता का नाम अपने पास रख लिया हो। पर उसने मौनता में उस आरोप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वास्तव में उसके पास इसके बारे में कुछ करने का विकल्प नहीं था। हाँ हाँ, तुम्हें ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मुझे दांव लगता है कि हमारी कक्षा के लगभग 80% लड़कों में से बहुत सौ का क्रश इनमें से किसी पर है।
लोकेश ने विहान के चेहरे के भाव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा और अपने सुनहरे चश्मे को ऊपर धकेलते हुए कहा, पर अरुण ही एकमात्र ऐसा है जो वास्तव में उसके पीछे जा रहा है। सही, वही लड़का। वह काफी अमीर है ना? कितनी भी परेशानी हो, यह एक तथ्य था कि अब विहान अरुण का दुश्मन बन चुका था। जब तक कि उसे चंद्रिका की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था, उस लड़के से भिड़ई अवश्य होगी, जब तक कि अरुण अचानक उसके पीछे जाना बंद न कर दे। विहान ने सोचा कि वह लोकेश से अपने प्रतिद्वंद्वी की थोड़ी जानकारी ले लेगा। अरे, तुम्हें पता नहीं? लोकेश मुस्कुराते हुए समझाने लगा। सही, तुम पहाड़ी से हो, मैं भूल गया। अरुण का परिवार केवल सामान्य अमीर नहीं है। उसके पिता रौनक सिंघानिया काइडी होटल्स के मालिक हैं और बड़े पैमाने के व्यवसाय जैसे एको केटीवी और काका पब भी हैं। एपिसोड 26 विहान ने सिर हिलाया। एंटरटेनमेंट बिजनेस, हाँ, ऐसे लोग जो केटीवी या पब जैसे व्यवसाय चलाते हैं, उनमें आमतौर पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ न कुछ संबंध होते हैं। ऐसे स्थान जहां सबसे ज्यादा शरारती लोग आते हैं, वहां मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि के बिना टिक पाना आसान नहीं होता। तो शहर में तो बड़ा ही दमदार आदमी है ना? यह जानकारी विहान को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकी। उसके लिए न तो कोई चेयरमैन और न ही माफिया बॉस, उसके घर के बाबा अर्जुन जैसा कोई नहीं था। यदि विहान कभी बाबा अर्जुन का गुस्सा भड़काता, तो बाबा अर्जुन उसे अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते। वह विहान को अपने पैरों के ऊपर पलटकर मार सकते थे और विहान बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता। देखो, अरुण का परिवार चंद्रिका के परिवार की तुलना में ज्यादा बड़ा नहीं है, लोकेश ने नापसंदगी से कहा। विहान को साफ साफ दिख गया कि अरुण उसकी पसंदीदा सूची में बहुत ऊपर नहीं था। अरुण के परिवार के पास सिर्फ कुछ स्थानीय एंटरटेनमेंट आउटलेट्स हैं, जबकि चंद्रिका के परिवार के पास एक असली कंपनी है जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। विहान के पास चंद्रेश नायडू की ताकत से जुड़ी अपनी भी जानकारी थी। अगर पेंगजान इंडस्ट्रीज को एक एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाए, तो अरुण के परिवार के व्यवसाय कुछ छोटी नावों के समान थे। इसलिए स्वाभाविक ही था कि अरुण की हरकतें चंद्रिका को केवल परेशान ही करती थीं। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है ना? विहान मुस्कुराया। लोकेश का चेहरा तारीफ सुनकर हल्का लाल हो गया। खैर, आखिरकार ये चंद्रिका है। यहां के अधिकांश लड़कों को उसके बारे में इतना तो पता ही है, लेकिन जानवी थोड़ी रहस्यमयी है। कैसे? विहान जिज्ञासु था। वह पहले कभी जानवी के परिवार से नहीं मिला था। वह सोचता था कि जानवी चंद्रिका के परिवार की ताकत की वजह से उसके पीछे पीछे घूमती है, चंद्रिका की कार में घर जाती है और यहां तक कि उसके घर में भी खाना खाती है। पर लोकेश की बातें कुछ और ही संकेत देती थीं। मैंने सुना है कि जानवी का भाई एक स्पेशल ऑप्स सोल्जर है, जैसे कि उपन्यासों में दिखाए जाते हैं। वह सचमुच बहुत दमदार है। 2 साल पहले एक लड़का था जो जानवी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया था और उसने रंजिश में कुछ करने की कोशिश की। जानवी के भाई को कुछ समय बाद पता चला और उसने उस लड़के को इतना पीटा कि वह अगले 6 महीने तक अस्पताल में रहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके माता पिता ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी, यहां तक कि जानवी के घर जाकर माफी भी मांगी। लोकेश ने अपना सिर झटकते हुए रहस्यमयी अंदाज में आगे कहा, बस इतना ही साबित हो जाता है कि जानवी का परिवार कितना बड़ा मामला है। जानवी शरारतें नहीं करती, इसीलिए वह अब भी बहुत लोकप्रिय है। ढेर सारे लड़कों का उस पर क्रश है, बस किसी में हिम्मत नहीं होती कोशिश करने की। विहान के मन में ख्याल आया, शरारतें न करना। मुझे तो याद है कि जानवी ने मुझसे लड़ने के लिए हमेशा अरुण को चैलेंज दिया और उसे रात से भी हमेशा धमकाती रहती थी। फिर बाथरूम का वो हाल, उसने तो मेरा पूरा मामला देख लिया था। इसे शरारत न मानना कैसे हो सकता है? ये सब सोचकर विहान का सिर दर्द करने लगा। उसे जानवी के भाई के आने की कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि जानवी इतनी नखरे वाली नहीं है कि वह उसे सबके सामने बताए। वह चंद्रिका की तुलना में कहीं ज्यादा खुले विचारों वाली थी और इस पर कोई शोर शराबा नहीं करती थी। पर चंद्रिका, शायद चंद्रिका उससे और भी नफरत करती होगी। कभी कभी विहान को लगता था कि वह जानवी का अध्ययन साथी बनना पसंद करेगा, बजाय इसके कि चंद्रिका के साथ रहे, क्योंकि वह मिस बहुत झंझट भरी थी।
विहान, तुम उनका पीछा करने का इरादा तो नहीं कर रहे हैं, है ना? जब विहान फिर से मौन पड़ गया तो लोकेश ने उसके कंधे पर थपकी मारी। विहान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं कर रहा। आखिरकार वह उसकी मिस थी। ऐसा करना तो प्राचीन समय के नौकर की तरह होगा जो अपनी मालिका के साथ भाग जाए। हा हा, चिंता मत करो। इस स्कूल में अभी भी एक और रत्न है जो हमारे पहुंच में है, लोकेश ने फुसफुसाते हुए कहा। कौन? विहान को उस लड़की में विशेष दिलचस्पी नहीं थी, पर वह स्कूल के बारे में और जानना चाहता था। कक्षा 9 की प्रिया सेन, लोकेश ने गला साफ करते हुए जवाब दिया। वह स्कूल की आम जनता की सुंदरता है। वाकई में खूबसूरत है, पर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हम जैसी ही है। हमेशा यूनिफॉर्म में स्कूल आती है, मेकअप नहीं करती। फिर भी उसकी प्राकृतिक सुंदरता चमकती है। प्रिया सेन? विहान को यह नाम अच्छा लगा, पर वह सुनिश्चित नहीं था कि वह वास्तव में उतनी ही अद्भुत है जितना लोकेश ने बताया। अगर हम उसे चंद्रिका और जानवी जैसी राजकुमारियों के मुकाबले रखें तो वह कुछ खास नहीं लगती। विहान ने लोकेश की उत्साहित धुन सुनी। पर हां, वह हमारे करीब है। सॉन्गशैन्स फर्स्ट 2 भागों में बटा हुआ था, अमीर और गरीब। अमीर हमेशा एक साथ रहते थे, सुंदर लड़कियों के पीछे भागते थे, जबकि स्नातक होने के बाद उन्हें अपने आदर्श कॉलेजों में दाखिले के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। कुछ तो विदेश भी जाते थे। गरीब अपने पढ़ाई पर ध्यान देते थे, कड़ी मेहनत करते थे और अपनी मर्जी से आदर्श कॉलेजों के लिए प्रयासरत रहते थे। आमतौर पर गरीब ये नहीं सोचते थे कि अमीर अपने स्कूल के दिन किस तरह बिताते हैं, और अमीर भी गरीबों के पुस्तकों में डूबे रहने की परवाह नहीं करते थे। हालांकि यह विभाजन पूर्ण नहीं था। कुछ अमीर लड़के पढ़ते थे और कुछ गरीब लड़के झगड़े करते थे और यहां तक कि गैंग्स में भी शामिल हो जाते थे। लेकिन अंततः वही लोग साथ रहते थे। उदाहरण के तौर पर अरुण के चेलों के परिवार भी अमीर थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरुण। इसलिए लोकेश मानता था कि चंद्रिका और जानवी स्तर से कई लीग ऊपर हैं, एक ऐसा अप्राप्य सपना जो पूरा नहीं हो सकता। कम्युनिटी की सुंदरता कम से कम एक यथार्थवादी लक्ष्य था। लोकेश की मुस्कान में कुछ लालसा और उम्मीद झलक रही थी, और विहान ने धीरे से आह भरी। स्कूल वैसा सीधा साधा और ईमानदार नहीं था जैसा उसने सोचा था। क्या तुम्हें वह पसंद है? विहान ने हंसते हुए पूछा। अरे, मुझे इस पर शर्म नहीं आती। मैं गारंटी देता हूं कि हमारे स्कूल के कई लड़कों की नजरें भी प्रिया पर जमी हुई हैं। लोकेश ने पूरी पक्की बात के साथ कहा। जब तुम उसे देखोगे तो खुद समझ जाओगे। आम जनता की सुंदरता के पीछे जाना, यह विचार रोचक था, पर विहान ने इसे टाल दिया। वह अपनी मिस का अध्ययन साथी था, उसे छोड़कर कहीं और जाने का ख्याल नहीं था। भले ही चंद्रेश नायडू कुछ न कहे, पर बाबा अर्जुन जरूर कह देते। विहान को तो यह भी पता नहीं था कि चेयरमैन के साथ क्या मामला है। ऐसा लगता था कि वह विहान को चंद्रिका के साथ जोड़ना चाहता है, जैसी मौजूदा स्थिति थी। वास्तव में यह उतनी ही यथार्थवादी संभावना थी जितनी हो सकती थी। वह मिस से कोई रिश्ता नहीं रखता था, और औरत को प्यार जताने का और क्या तरीका हो सकता है? यह बिल्कुल असंभव नहीं था कि अगर वह आम जनता की सुंदरता के पीछे जाता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। 34,500 रुपये प्रति माह खोने का जोखिम विहान उठाने को तैयार नहीं था। एपिसोड 27 कैफेटेरिया बहुत बड़ा था, जिसमें कुल 3 मंजिलें थीं। निचली मंजिल पर मुख्य कैफेटेरिया, मध्य मंजिल पर निजी कक्ष और ऊपर की मंजिल पर स्टाफ रेस्टोरेंट। मुख्य कैफेटेरिया के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल लगे थे, और इसके मेज तथा कुर्सियां इमारत के केंद्र में स्थित थीं। यही वह स्थान था जहां अधिकांश छात्र दोपहर के भोजन के लिए जाते थे। दूसरी ओर निजी कक्ष उन समृद्ध छात्रों के लिए थे। हालांकि सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि वाले छात्र कभी कभार जन्मदिन जैसे समारोहों के लिए इन्हें किराए पर लेते थे। यह कहना आवश्यक था कि दूसरी मंजिल पर दी जाने वाली भोजन की गुणवत्ता मुख्य कैफेटेरिया से कई स्तर ऊपर थी। आखिरकार उसे पेशेवर शेफ द्वारा तैयार किया जाता था। तीसरी मंजिल पर स्थित स्टाफ रेस्टोरेंट केवल शिक्षकों के लिए आरक्षित था, और छात्रों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। वहां का भोजन पहली मंजिल के भोजन से ज्यादा अलग नहीं था।
परंतु उसका वातावरण थोड़ी अधिक शान और शौकत वाला था। लोकेश ने कैफेटेरिया में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर स्थित एक कार्यालय की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां से आप एक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं अभी जाकर करता हूं, विहान ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। अध्यक्ष ने विहान को ऐसा कुछ भी प्रदान नहीं किया था और विहान मान रहा था कि पुस्तकालय तथा कैफेटेरिया कार्ड जैसी चीजें उसकी अपनी जिम्मेदारी हैं। रुको यार, लोकेश ने विहान के चलने से पहले ही रोकते हुए कहा, भाई मैं खरीद रहा हूं, यह तुम्हारा मेरे इलाके में पहला दिन है। ठीक है, मैं खाने के बाद जाऊंगा। बहुत बढ़िया, मैं बाद में तुम्हारे साथ जाऊंगा, लोकेश ने कहा, जबकि वह विहान को फूड स्टॉल्स के चारों ओर ले जा रहा था। यहां काफी विविध प्रकार के भोजन उपलब्ध थे, जिनमें शाकाहारी विकल्प भी शामिल थे। मुख्य व्यंजन विभिन्न श्रेणियों में विभाजित थे, साथ ही मोमोज, बन और पाई जैसी वस्तुएं भी थीं। विहान ने अल्फाल्फा टमाटर के साथ चावल मंगवाए, जबकि लोकेश ने मछली की स्ट्रिप्स तथा बन ऑर्डर की। कुल खर्च लगभग 127 रुपये हुआ। विहान और लोकेश ने एक जगह बैठकर मेज के मध्य में अपने पकवान रख दिए और उन्हें साझा किया। जैसे ही विहान ने बैठते ही कैफेटेरिया के चारों ओर नजर डाली, वह जानवी या चंद्रिका को नहीं देख सका, जो संभवतः दूसरी मंजिल पर भोजन कर रही थीं। तुम क्या देख रहे हो? लड़कियां हूं? लोकेश ने हंसते हुए कहा। जानवी और चंद्रिका दोनों ऊपर हैं। उनके यहां हमारे साथ भोजन करने की कोई संभावना नहीं है? अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हम प्रिया सेन से मिल भी सकें। समझ गया। विहान को प्रिया सेन की परवाह नहीं थी। चंद्रिका ही उसकी प्राथमिकता थी। प्रिया सेन का परिवार काफी सामान्य है और वह हमेशा स्कूल में लंच बॉक्स लेकर आती है, लोकेश ने आह भरते हुए कहा। लेकिन अगर वह चाहती तो उसके आकर्षक रूप के कारण लड़के कतार लगा देते। वह चाहे तो अपना सारा भोजन निजी कक्ष में भी कर सकती थी। हा हा, बेहतरीन लड़कियां ऐसी बातों की परवाह नहीं करती, विहान ने सुस्त स्वर में टिप्पणी की। तुम सही कहते हो, और प्रिया सैन ऐसी ही लड़की है। अब ऐसी लड़कियां वाकई दुर्लभ हो गई हैं, लोकेश ने कहा। परंतु यही सद्गुण उसे और भी प्रशंसक दिला देता है। वे लड़कियां जो तुम्हारी दौलत के पीछे नहीं होती, वही हमारी असली पसंद है। दुर्भाग्य से प्रिया सैन कभी प्रकट नहीं हुई। विहान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु लोकेश कुछ उदास महसूस कर रहा था। उसके जैसे कई लोग हर दोपहर के भोजन में कैफेटेरिया में आते थे, उम्मीद करते हुए कि उन्हें उसकी एक झलक मिले। यह उनके लिए प्रतीक्षा का विषय बन चुका था। उसी समय चंद्रिका और जाह्नवी दूसरी मंजिल से सीढ़ियां उतर कर आईं और अधिकांश लड़कों ने उन्हें देखने के लिए सिर घुमाया। अधिकांश लड़कों के लिए ये दोनों अलौकिक परी थीं, जिन तक पहुंचना असंभव था। तुम उन दोनों को घूर रहे थे, है ना, विहान? लोकेश ने दोनों लड़कियों के जाने के बाद पूछा। बस देख रहा था, विहान ने थोड़ा शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया। लोकेश ने सिर्फ आह भरी। देखो, कुछ दिनों बाद सब समझ में आ जाएगा। वे हमारी राजकुमारियां नहीं हैं, केवल प्रिया सैन ही हमारी राजकुमारी है। लोकेश ने विहान की ओर दया भरी नजर डाली, क्योंकि वह भी स्कूल में जब नया नया आया था, तब उसे भी जाह्नवी और चंद्रिका पर क्रश हो चुका था। लेकिन समय के साथ उसने उन दोनों के बीच की दूरी की कठोर वास्तविकता को समझ लिया। हर कोई समान रूप से जन्म लेता है, यह एक सुंदर आदर्श है। फिर भी कुछ परिपक्वता में ही यह स्पष्ट हो गया कि उस सुंदरता को हासिल करना असंभव है। कोई भी समान रूप से जन्म नहीं लेता और न ही ले सकता है। चंद्रिका और जाह्नवी जैसी लड़कियां रंगीन जीवन जीती थीं, अपने समय को उन महलों में बिताती थीं जिन पर आम लोग पैर नहीं रख सकते थे। लोकेश उनमें से एक आम व्यक्ति था। यह स्वीकार करना कक्षा के लिए दर्दनाक था। सभी जानते थे कि चंद्रिका ने अरुण के प्रलोभन अस्वीकृत कर दिए थे, लेकिन वास्तविकता दिन की तरह स्पष्ट थी। अरुण ही उस कक्षा में एकमात्र योग्य छात्र था। कार्ड पंजीकरण सुचारू रूप से हुआ, और ऐसा क्यों न होता? आखिरकार इससे स्कूल की आमदनी बढ़ती थी, उन झूठों के बावजूद जो वे यह दावा करते थे कि कैफेटेरिया गैर लाभकारी हैं। विहान ने अपना छात्र कार्ड निकाला और अपने कैफेटेरिया कार्ड में लगभग 2,300 रुपये जमा किए।
जैसे ही वह कार्यालय से बाहर मुड़ा, उसने लोकेश को उसे घूरते देखा। यार, ये राशि क्या है? क्या? मैं तो यहां 1 साल तक खाना खाने वाला हूं। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहां से आ रहा था। वह आदमी पंजीकरण के दौरान लगातार उसे संकेत दे रहा था। तुम्हें नहीं पता कि स्कूल कैफेटेरिया कैसी होती हैं? जब तुम अपना कार्ड टॉप अप करते हो तो सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन जब तुम अपना पैसा वापस मांगते हो तो उसे वापस नहीं देते। हम तो 12वीं कक्षा के छात्र हैं। विहान ने लोकेश की प्रतिक्रिया को थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण पाया। देखो, यह सिर्फ 2,300 रुपये है ना? क्या हमने आज केवल लगभग 127 रुपये ही खर्च नहीं किए? विहान ने बिना चिंता के मुस्कुराते हुए कहा। और अगर वे पैसा वापस नहीं देते तो भी जब वक्त आएगा तो हम एक भव्य दावत करेंगे। तुम कितने उदार हो, लोकेश ने कहा। अगर बाहर के रेस्टोरेंट सस्ते होते तो मैं यहां भी नहीं आता। मेरा मतलब है, जब तक भोजन है सब ठीक है, समझे? विहान भोजन के मामले में कभी भी चयनात्मक नहीं था। कैफेटेरिया का भोजन उस भोजन जितना अच्छा नहीं था जो बलराज ने कल उनके लिए पहुंचाया था, लेकिन यह विधवा शर्मा के घर के भोजन से कहीं बेहतर था। वे कक्षा में वापस लौट आए, केवल यह देखने के लिए कि अधिकांश छात्र अभी भी पढ़ाई कर रहे थे। 12वीं कक्षा सबसे कीमती थी और साथ ही सबसे तनावपूर्ण भी। यह वह निर्णायक बिंदु था जहां आप एक अच्छे कॉलेज, एक बुरे कॉलेज या बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जा सकते थे। जो छात्र सॉन्गशांस फर्स्ट स्कूल में दाखिला लेते थे वे सभी बेहद प्रतिस्पर्धी थे और स्वयं को पिछड़ते हुए देखना नहीं चाहते थे। हालांकि अमीर इन नियमों से मुक्त थे और अपना समय बास्केटबॉल कोर्ट तथा बाहर के साइबर कैफे में बिताते थे। एपिसोड 28। जानवी और चंद्रिका एक साथ चिपकी हुई बैठी थीं जब वे अपने MP4 पर प्लीज एंड चीप और बिग बिग व्रूहू देख रही थीं, जो विहान को बहुत ही बचकाना कार्टून लगता था। कैसे ये दोनों लड़कियां इतनी ध्यानपूर्वक देख रही थीं, यहां वहां अपनी हंसी छुपाते हुए। फिर भी पढ़ाई में लगे लड़कों को उनकी खिलखिलाहट से कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि यह उनकी रोजमर्रा की सूखी स्कूल जिंदगी में रंग भरने वाला एक मधुर संगीत था। दूसरी ओर लड़कियों ने इसे वैसा नहीं लिया। कुछ ईर्ष्यालु, कुछ जलन से भरी और कुछ तिरस्कार से देखने लगी, जबकि कुछ को तो बिल्कुल परवाह नहीं थी। किसी न किसी रूप में अधिकतर लोग उन दोनों लड़कियों के दर्जे की ईर्ष्या करते थे। जानवी ने MP4 से सिर ऊपर उठाकर विहान की ओर एक नजर डाली, फिर अपना सिर झुका लिया। विहान केवल अपने कंधे ऊंचे करते हुए अपनी सीट की ओर लौटते हुए आगे बढ़ गया। लोकेश ने भी पढ़ाई शुरू कर दी और ऊब से विहान ने 12वीं कक्षा की कुछ पाठ्यपुस्तकों के पन्ने पलटना शुरू किया। अरुण कक्षा में पहले दोपहर की कक्षा शुरू होने से पहले वापस आ गया था, नए कपड़े पहने और नहाया हुआ, जैसे रितेश और नीतीश जो उसके पीछे पीछे चलते हुए आए थे। स्वाभाविक रूप से अरुण ने कक्षा में प्रवेश करते ही विहान की ओर घृणापूर्ण नजर डाली। आश्चर्यजनक रूप से उसने कुछ और नहीं किया, बस अपनी सीट की ओर चला गया। यह उसके पूरे जीवन का सबसे शर्मनाक दिन था, और वह भी अपने प्रिय के सामने। क्या इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ हो सकता था? अरुण ने कसम खाई कि वह अपना बदला जरूर लेगा। वह अभी विहान पर झपटने से केवल इसलिए रुक गया था क्योंकि कक्षा 10 मिनट में शुरू होने वाली थी, और यह केवल किसी भी कक्षा की बात नहीं थी। यह कक्षा मिस सोनिया की थी। उसने सोचा कि विहान का पीछा वह सेल्फ स्टडी जैसे अधिक अनुकूल समय पर करेगा। जानवी यह याद करते हुए कि विहान ने अरुण पर कैसे पेशाब कर दिया था, वह अपनी हंसी को काबू में रखते हुए एक फट की आवाज के साथ मुस्कुराई, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया जैसे ही विहान के पेशाब करने का दृश्य उसके मन में उभर आया। अरुण ने उसे सुन लिया और बेहद नाराज हो गया। वह किसी और को थप्पड़ मार देता, लेकिन जानवी के मामले में उसका गुस्सा बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता था। दूसरों के विपरीत अरुण अच्छी तरह समझता था कि जानवी का पिछला इतिहास कितना डरावना था। उसने पिछले साल की 12वीं कक्षा के कुख्यात गुंडे दिनेश हुड्डा को जाना था, जिसकी नजर जानवी पर तब से थी जब वह 10वीं कक्षा में था। हालांकि जानवी ने उसे कुछ बार ठुकराने के बाद उसकी मानसिकता बदल दी थी। एक बार पूरे स्कूल के लिए फिल्म देखने का आयोजन हुआ
और दिनेश ने जानवी के पास बैठने का मौका लिया ताकि वह कुछ रोमांटिक महसूस कर सके। बदले में उसे केवल 2 थप्पड़ ही मिले। गुस्से में दिनेश ने पूरे स्कूल में घोषणा कर दी कि उसने जानवी को त्याग दिया है, ऊब के मारे। यहां तक कि यह दावा भी किया कि उसने अपने लिए जानवी का गर्भपात कराया था। यह अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था और किसी ने भी इन दावों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जानवी का सम्मान और प्रतिष्ठा इस घटना से गहरा आहत हुआ। ऐसी लड़की जानवी कभी चुपचाप नहीं बैठती। उसने दिनेश से बात करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत अच्छी नहीं हुई और इसमें कुछ और थप्पड़ लग गए, जिससे दिनेश का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इसके बाद उसने धमकी दी कि वह कभी कुछ लड़कों को बुलाकर जानवी के साथ दुर्व्यवहार कराएगा। फिर खबर आरव शुक्ला तक पहुंची, जो जानवी का बड़ा भाई था। अरुण उस सर्द दोपहर को अपनी उम्र भर याद रखेगा। स्कूल के सामने एक लैंड रोवर पार्क हुई और उससे एक लंबा मजबूत युवक बाहर निकला। उसने तुरंत मैदान की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां दिनेश मौजूद था। दिनेश को अभी समझ नहीं आया था कि क्या होने वाला है। उसे आरव की उपस्थिति से असहजता हो रही थी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम कौन हो? सिर्फ एक सैनिक हो क्या? समझ लो कि हम सब यहां एक समूह हैं। तुम किसी को भी डरा नहीं सकते हो। आरव ने पूरे मामले के दौरान केवल एक ही वाक्य कहा, जानवी के लिए माफी का प्रसारण करो और मैं मामला छोड़ दूंगा। दिनेश ने अपने साथी गुंडों के साथ उस चेतावनी पर केवल हंसी उड़ाई, यह कहते हुए कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा बेहूदा बयान कभी नहीं सुना। आरव ने जवाब में दिनेश के पेट में एक जोरदार लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ा और जैसे ही उसका मुक्का लगा, हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। दिनेश के साथी गुंडों ने कई कठोर झगड़ों में हिस्सा लिया था, लेकिन इस युवक के सामने कुछ भी उनके बराबर नहीं था। यह स्पष्ट था कि वे उसके स्तर पर बिल्कुल भी नहीं थे। यह आरव से निकलता सच्चा गुस्सा था। जानवी उसकी अनमोल धरोहर थी, उसकी प्यारी छोटी बहन, जिसे दिनेश ने छेड़ा, उसका मान प्रतिष्ठा कलंकित की और धमकी भी दी। उसने सीमा पार कर दी थी। उस समय दिनेश के साथी गुंडों में से अरुण भी भीड़ में खड़ा था। जब दिनेश पीड़ा में मुरझा रहा था, उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे कसकर काट दिया गया हो। वह दृश्य उसके सपनों में भी आता रहा और आने वाले दिनों में उसे झटका देकर जगा दिया। दिनेश का घमंड उसके परिवार की ताकत से उत्पन्न था, लेकिन विरोधी पक्ष इतना विशाल था कि हुड्डा परिवार के लिए इसे संभालना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें सेना में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। वहीं आरव को डिमेरिट्स दिए गए और इस घटना का प्रभाव उसकी टीम पर बुरा पड़ा। लेकिन बस इतना ही हुआ, और यह केवल आरव की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि थी, जो शुक्ला परिवार से संबंधित नहीं थी, जिससे दिनेश के परिवार को काफी आश्चर्य हुआ जब उन्हें यह बात पता चली। जानवी और आरव के पिता को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और साथ ही जिंक कैपिटल में एल्डर शुक्ला भी मौजूद थे। हुड्डा परिवार अनिश्चित काल तक घबरा गया। भले ही कहा जा सके कि उनका बेटा केवल खेल कूद कर रहा था, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता था कि उनके खिलाफ आरोप लगाए जा सकते थे। धमकी देना, बदनामी करना, दिनेश ने यह सब किया था। साथ ही उसने कहा था कि उसके और जानवी के बीच शारीरिक संबंध भी थे, अन्य कई घटनाओं के अलावा। अगर शुक्ला परिवार चाहे तो दिनेश की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। फिर भी आरव एक उदार व्यक्ति निकला, जिसने कहा कि हुड्डा परिवार से आगे कोई झगड़ा नहीं चाहते जब वे माफी मांगने आएंगे। साथ ही यह भी बताया कि दिनेश की उपस्थिति जानवी के स्वास्थ्य पर अस्वस्थ प्रभाव डाल रही है। हुड्डा परिवार ने तुरंत उसकी बात समझ ली और अगले दिन अपने बेटे को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया। बहुत कम लोग उस घटना के बारे में जानते थे। दिनेश का चेहरा याद करने से ही अरुण को कांप उठता था। जानवी उसके लिए बहुत ऊंची थी, उससे कहीं अधिक, जिसकी वह सामर्थ्य रखता था। अरुण कमजोरों पर कदम रखता था, लेकिन वह भी जानता था कि आरव शुक्ला जैसे व्यक्ति के सामने पूरी तरह से पीछे हटना ही समझदारी है। उसके पिता के पास कुछ अच्छे योद्धा थे, परंतु वे उस सेना के सामने कुछ भी नहीं थे।